वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। अब चूंकि हम लोगों ने देखा कि भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका, अंग्रेजों की शक्ति स्थापित हो चुकी, फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने परास्त किया। अब किस प्रकार अंग्रेज एक एक करके सभी क्षेत्रों पर कब्जा करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें मैसूर पर कब्जा, जहां सबसे महत्वपूर्ण शासक टीपू सुल्तान और हैदर अली, इनके बारे में सीरियल भी काफी प्रचलित है टीपू सुल्तान के बारे में। तो इस मैसूर पर कब्जा करते हैं अंग्रेज। तो कैसे करते हैं, चलिए हम लोग इसे देखें। तो सबसे पहले देखें कि यह जो मैसूर है वो कहां पड़ता है, तो कर्नाटक में, जिसे दक्कन का इलाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्कन। तो मैसूर जो था उस समय दक्कन का सबसे प्रभावशाली राज्य था। मैसूर उस समय दक्कन का सबसे प्रभावशाली राज्य था। याद रखेंगे, मैसूर उस समय दक्कन का सबसे प्रभावशाली राज्य था। अब यहां से कहानी आती है हैदर अली के बारे में। यही शुरुआत होता है मैसूर का। सबसे पहले देखिए, हैदर अली, इसका शासनकाल कब रहता है, तो 1761 से लेकर 1782 ईस्वी तक यह मैसूर का शासक रहता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है, उसे हम लोग देखें, और जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हैदर अली का शासनकाल 1761 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक होता है। हैदर अली के बारे में हम लोग देखें तो इसका जो जन्म हुआ 1721 ईस्वी में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था। सामान्य परिवार में हुआ था। उस समय अड्यार वंश का शासन था। तो उस समय मैसूर में किस वंश का शासन था, तो अड्यार वंश का शासन था। और उस समय अड्यार वंश के राजा कौन थे, तो राजा कृष्ण चिपका देव। राजा कृष्ण चिपका देव राजा कृष्ण चिपका देव अड्यार वंश का उस समय शासक था मैसूर पर। और उस समय अड्यार वंश के शासक थे राजा कृष्णा चिपका देव। उनके शासन काल में दो मंत्री हुआ करते थे। दोनों भाई थे, एक का नाम था देवराज, दूसरे का नाम था नंदराज। एक का नाम था देवराज और दूसरे भाई का नाम था नंदराज। ये दोनों राजा कृष्णा चिपका देव के मंत्री थे, जो कि अड्यार वंश का राजा था। 1755 ईस्वी में एक शासक 1755 ईस्वी में एक सेनापति बनता है। शासक तो नहीं, सेनापति कह सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये दोनों मंत्री जो थे काफी धूर्त थे। ये दोनों मंत्री देवराज और नंदराज कृष्णा चिपका देव को क्या करते हैं, तो हत्या करके शासक बन जाते हैं। तो देवराज और नंदराज राजा कृष्णा चिपका देव को हत्या करके शासक बन जाते हैं। याद रखेंगे, ये दोनों क्या बन जाते हैं, तो शासक बन जाते हैं। राजा चिपका कृष्णा देव की हत्या करके ये दोनों शासक बन जाते थे। कहां के बनते हैं, तो मैसूर के। याद रखेंगे। उसके बाद जब दोनों भाई शासक बन जाते हैं तो एक व्यक्ति जिसका नाम था हैदर अली,
1755 ईस्वी में हैदर अली देवराज के अधीन सैनिक के रूप में शामिल होता है। सैनिक के रूप में शामिल होता है, याद रखेंगे। तो 1755 ईस्वी में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सैनिक के रूप में शामिल होता है, देवराज का सैनिक बनता है। याद रखेंगे, देवराज का क्या बनता है? तो सैनिक बनता है। 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज को मराठों से रक्षा की। मराठों से रक्षा की, क्योंकि उस समय मैसूर पर मराठे हमेशा आक्रमण किया करते थे। तो मैसूर दक्कन के इलाके में केवल मराठों का काफी भय था। तो 1759 ईस्वी में मराठों ने आक्रमण किया, किस पर? नंदराज पर। लेकिन हैदर अली ने अपनी वीरता से नंदराज की रक्षा की। किससे? तो मराठों से। 1759 ईस्वी में इससे खुश होकर नंदराज ने हैदर अली को मुख्य सेनापति बना दिया। इससे प्रसन्न होकर नंदराज ने हैदर अली को मुख्य सेनापति बना दिया। और यह जो हैदर अली था, इस देवराज के अधीन सैनिक पेशे के रूप में शुरुआत किया। देखिए, दोनों राजा बने थे, तो एक प्रशासन संभालता था और दूसरा राजपाट। तो एक जो था वह राजमहल को देखता और दूसरा सैनिक साजो सामान को। तो जो देवराज था वह सैनिक का प्रधान था, जबकि राजपाट किसके हाथ में था? नंदराज। तो देवराज के अधीन सैनिक पेशे से शुरुआत किया। किसने? हैदर अली ने। लेकिन जब 1759 ईस्वी आया तो नंदराज की रक्षा की इसने मराठों से, और इससे प्रसन्न होकर नंदराज ने हैदर अली को मुख्य सेनापति बना दिया। लेकिन 1761 ईस्वी में हैदर अली देवराज की हत्या करके मैसूर का शासक बन जाता है। देवराज की हत्या करके मैसूर का शासक बन जाता है, याद रखेंगे। और कुछ दिनों के बाद हैदर अली नंदराज की भी हत्या कर देता है और अपना साम्राज्य काफी विस्तार कर देता है। तो 1761 ईस्वी में दोनों भाइयों की हत्या कर देता है। कौन? हैदर अली। और उसके बाद खुद मैसूर का शासक बन जाता है, और बनने के बाद अपना साम्राज्य विस्तार काफी दूर दूर तक कर देता है, याद रखेंगे। तो अपना साम्राज्य विस्तार काफी दूर दूर तक करता है, मैसूर को काफी विस्तारित करता है। 1761 से 1764 ईस्वी के बीच हैदर अली ने सेदा, होजकोट, दौड़, वेल्लापुर, चिकवल्लासपुर, नंदीदुर्ग, गुंडीवंडा, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो 1761 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी के बीच हैदर अली ने सेदा, होजकोट, दौड़, वेल्लापुर, चिकवल्लासपुर, नंदीदुर्ग, गुंडीवंडा, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1768 ईस्वी में हैदर अली ने एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका था बलाम, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो 1768 ईस्वी में हैदर अली ने बलाम नामक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, याद रखेंगे। अब देखिए, हैदर अली ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से हथियार बनाने का कारखाना खोला, क्योंकि देवराज ने हैदर अली को क्या बना दिया था? तो डिंडीगुल का फौजदार बना दिया था। फौजदार का मतलब होता है सेनापति। तो कुछ अच्छे काम किए हैदर अली ने। तो जब हैदर अली देवराज के अधीन सेनापति था, तो हैदर अली ने तमिलनाडु के अधीन डिंडीगुल में
एक हथियार बनाने का कारखाना खोला। किसकी मदद से? तो फ्रांसीसियों की मदद से, क्योंकि देवराज ने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया था, अर्थात सेनापति बनाया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि यह जो हैदर अली था वह किस क्षेत्र का सेनापति था? तो डिंडीगुल का। यह कहां पे पड़ता है? तो तमिलनाडु में। याद रखेंगे, दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को क्या किया? तो पराजित किया। हैदर अली दक्कन के क्षेत्र का एक पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा ताकत था जिसने दक्कन में अंग्रेजों को पराजित किया। इंपॉर्टेंट है, हैदर अली की केंद्रीय शासन में कुल कितने विभाग थे? तो 18 विभाग थे, जिसमें अधिकतर क्या थे? तो अधिकांश मंत्री हिंदू थे। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि हैदर अली की केंद्रीय शासन में कुल 18 विभाग थे, जिसमें से अधिकांश क्या थे? तो जो अधिकांश मंत्री थे वे हिंदू थे। हैदर अली ने मैसूर की चामुंडेश्वरी मंदिर में दान किया तथा तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव और पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां उत्कीर्ण करवाई। तो हैदर अली ने मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया और तांबे और सोने के सिक्कों पर शिव और पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां उत्कीर्ण कराई। याद रखेंगे, अब चूंकि यह जो हैदर अली था वह अपना साम्राज्य विस्तार करने लगा, इससे नाखुश होकर, मैसूर के साम्राज्य विस्तार से नाखुश होकर मराठाओं का पेशवा, उस समय महाराष्ट्र में पेशवाओं थे, जैसे कि बाजीराव पेशवा, बाजीराव प्रथम, तो पेशवा का शासन था। मराठा पेशवा कौन था? माधवराव। तो उसने हैदर अली के ऊपर 3 बार 1764, 1766 और 1771 3 बार हमला करता है। याद रखेंगे कि मैसूर के साम्राज्य विस्तार से नाखुश होकर तत्कालीन मराठा पेशवा माधवराव हैदर अली के ऊपर 3 बार हमला करता है। कब कब? एक बार 1764 में, दूसरी बार 1766 में और तीसरी बार 1771 में, और तीनों बार हैदर अली हार जाता है। तीनों बार हैदर अली की हार हो जाती है। याद रखेंगे, तीनों ही बार हैदर अली की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है। याद रखेंगे। अब देखिए, 1774 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद हैदर अली अपने सभी खोए हुए क्षेत्र को वापस ले लेता है। तो 1764, 1766 और 1771 के हमले में जब मराठा पेशवा माधवराव क्या करता है कि हैदर अली के बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन जब 1774 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु के बाद हैदर अली अपने सभी खोए हुए क्षेत्रों को मराठों से वापस ले लेता है और इस प्रकार युद्ध होते हैं। 4 युद्ध होते हैं। किससे? अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मराठों से और उसके बाद निजामों से सहयोग संधि स्थापित कर लिया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब? 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। अब अंग्रेजों से युद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेजों दक्कन के इलाके में अंग्रेजों का यदि सबसे बड़ा कोई कांटा था तो वह हैदर अली था। तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच डेट याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंग्ल यानी कि अंग्रेज। तो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच।
1767 में यह प्रारंभ हुआ। कब? अप्रैल 1767 में। इस जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी शुरुआत अप्रैल 1767 में हुई। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच हुआ। इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण था दक्षिण भारत से और अंततः पूरे भारत से अंग्रेजों को बाहर करने की महत्वाकांक्षा। तो उस समय अंग्रेज दक्कन के इलाके में प्रवेश कर चुके थे। तो हैदर अली क्या चाहता था कि इस दक्षिण भारत से अंग्रेजों को वापस भगा दिया जाए। और अंग्रेज को भी दिक्कत थी किससे? हैदर अली से, क्योंकि उनके दक्कन के इलाके में यदि सबसे बड़ा कोई कांटा था तो वह हैदर अली था। तो दोनों एक दूसरे को भगाना चाहते थे। तो इसी कारण 1767 ईस्वी में कौन सा युद्ध आरंभ हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1769 ईस्वी तक चला। उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बरेलास्ट। लॉर्ड बरेलास्ट जो कब से कब तक रहा? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक रहा। तो 1767 से 1769 ईस्वी तक लॉर्ड बरेलास्ट का यहां पर गवर्नर के रूप में शासन हुआ। तो उसी के शासन काल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब इसके क्या कारण थे? तो तत्कालीन कारण तो यही था, मूल कारण, कि दोनों एक दूसरे को दक्षिण भारत से हटाना चाहते थे, अंग्रेज हैदर अली को और हैदर अली अंग्रेजों को। तो कारण क्या था? इसकी शुरुआत अप्रैल 1767 ईस्वी में हुई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली तथा अंग्रेजों को कर्नाटक और अंततः भारत से भगाने की महत्वाकांक्षा। तो हैदर अली अंग्रेजों को कर्नाटक साथ ही साथ पूरे भारत से भगाना चाहता था। तो हैदर अली अंग्रेजों को कर्नाटक और अंततः पूरे भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहता था। इसी के विरुद्ध अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ एक गुट बना लिया, जिसे त्रिपक्षीय गुट कहा जाता है। चूंकि मराठे और निजाम तो पहले से ही हैदर अली के विरोधी थे, तो अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाकर निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक गुट बना लिया। किसके विरुद्ध? तो हैदर अली के विरुद्ध। इस गुट को त्रिपक्षीय गुट कहा गया। त्रिपक्षीय गुट कहा गया। लेकिन हैदर अली को इस त्रिपक्षीय संधि को तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। त्रिपक्षीय संधि को तोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। कैसे? कि जो निजाम था वह पहले हैदर अली से जाकर मिल गया पाला बदलकर, लेकिन बाद में इस ढुलमुल नीति के वजह से जो निजाम थे एक बार फिर से अंग्रेजों से जाकर मिल गए। तो हैदर अली ने त्रिपक्षीय संधि को तोड़ने में सफल रहा और निजाम को हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया। अर्थात जो निजाम थे ये अपना पाला बदल के हैदर अली से जाकर मिल गए। फिर ढुलमुल नीति के कारण जो निजाम था वह फिर एक बार फिर से अंग्रेजों से जाकर मिल गया। तो हैदर अली त्रिपक्षीय संधि को तोड़ने में सफल हुआ और उसके बाद अंग्रेजों के साथ युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? तो इसके परिणाम स्वरूप निजाम और अंग्रेजों ने मिलकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। कब? 1767 ईस्वी में। याद रखेंगे कि जब हैदर अली ने त्रिपक्षीय गुट को तोड़ने में सफलता पाया, निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, तो एक बार फिर से ये जो निजाम थे वे अपना पाला बदल के ढुलमुल नीति के कारण वे अंग्रेजों के पक्ष में चले गए और अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया 1767
1767 ईस्वी में। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम हुआ कि हैदर अली अंग्रेजों से जीत गया। हैदर अली की अंग्रेजों पर विजय हुई और मार्च 1769 ईस्वी में 5 मील तक के क्षेत्र पर मद्रास पर हैदर अली का अधिकार हो गया। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई? हैदर अली की, और अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मार्च 1769 ईस्वी में हैदर अली ने मद्रास के 5 मील तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे, इस युद्ध के बाद एक संधि हुई। कब संधि हुई? तो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि हुई और इसी संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के तहत हैदर अली का पक्ष भारी रहा, क्योंकि हैदर अली तो जीत गया था। तो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई, जिसमें हैदर अली का पक्ष भारी रहा। यह संधि क्या हुआ कि मद्रास की संधि में यह तय किया गया कि हैदर अली पर कोई भी हमला करेंगे तो अंग्रेज उनका विरोध करेंगे। तो इस संधि में यह तय किया गया कि हैदर अली पर यदि कोई हमला होता है किसी के द्वारा भी, तो अंग्रेज इस हमले का विरोध करेंगे, अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। तो यही इस मद्रास की संधि में हुआ था। मद्रास की संधि में संधि हुआ था, लेकिन बाद में अंग्रेज इस वायदे से मुकर जाते हैं। तो इसी की वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब? 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच। तो जब 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई और इस मद्रास संधि में कहा गया कि हैदर अली पर यदि कोई हमला होता है तो यह तय किया गया, तो अंग्रेज क्या करेंगे कि उस हमले का विरोध करेंगे। अंग्रेज हैदर अली की तरफ से युद्ध करेंगे। अंग्रेज इसके लिए मान गए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने धुरताई कर दिया, अंग्रेजों ने धोखाधड़ी कर दिया। तो इसी की वजह से 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1784 तक चला। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चला। उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, जो कब से कब तक गवर्नर रहा? तो 1772 से 1785 ईस्वी तक। 1772 से 1785 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर रहा। तो इसी के समय दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब इसके क्या कारण थे? तो पहला कारण था अंग्रेजों के द्वारा परस्पर संदेह करना। अंग्रेज क्या करते थे? तो हैदर अली पर लगातार संदेह करते थे। हैदर अली पर लगातार संदेह करते थे। और जब 1770 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुआ, तो अंग्रेजों ने आक्रमण करने की जो रक्षात्मक सौदे की शर्त की थी, उसे मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने क्या वायदा किया था कि यदि आप पर कभी भी आक्रमण होता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब 1770 ईस्वी में अंग्रेजों मराठों का आक्रमण हुआ हैदर अली पर, तो अंग्रेजों ने इस रक्षात्मक सौदे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात हैदर अली की सहायता नहीं की, जो कि मद्रास की संधि में तय हुआ था कि यदि हम पर कोई दूसरा आक्रमण करता है तो आप हमारी सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो यही इंपॉर्टेंट कारण हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। दूसरा कारण था 12 मार्च 1779 ईस्वी को माहे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 12 मार्च
1779 ईस्वी को, उस समय तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था दक्कन का माहे, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जो पहले किसके अधीन था, तो हैदर अली के अधीन था, जिस पर प्रभुसत्ता हैदर अली की थी। इसी के कारण हैदर अली की सहनशीलता समाप्त हो गई। तो पहला कारण तो था कि 1770 ईस्वी में हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण किया। तो मद्रास की संधि में तय हुआ था कि यदि कोई दूसरा राज्य हैदर अली पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस रक्षात्मक सौदे की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, हैदर अली की सहायता नहीं की। लेकिन यह हैदर अली ने इसको ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया, उसे उतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन तब अत हो गया जब 12 मार्च 1779 ईस्वी को माहे पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो यह जो हैदर अली था, इसने सोचा कि एक तो इसने सहायता नहीं की, उल्टे मेरे अधिकार क्षेत्र माहे पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली की सहनशीलता अब समाप्त हो गई। अब हैदर अली ने कहा अब अंग्रेजों को यहां से भगाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। तो 12 मार्च 1779 ईस्वी को माहे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिस पर प्रभुसत्ता किसकी थी, तो हैदर अली की थी। इसी के परिणाम स्वरूप हैदर अली की सहनशीलता समाप्त हो गई और 1780 ईस्वी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। याद रखेंगे, अब एक चीज याद रखेंगे कि माहे पर अंग्रेजों के द्वारा प्रभुसत्ता प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप फ्रांस तथा इंग्लैंड में युद्ध छिड़ गया था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। याद रखेंगे, इसी क्रम में हैदर अली की प्रभुसत्ता वाली माहे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो देखिए, माहे पर अंग्रेजों का प्रभुसत्ता अर्थात अधिकार करने का मुख्य कारण था कि उसी समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुई, जिसमें फ्रांस तथा इंग्लैंड में युद्ध छिड़ गया और उसी का फायदा उठाकर वारेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। तो यह जो माहे था उसके पहले फ्रांसीसियों के अधीन था। तो इसी कारण हैदर अली की प्रभुसत्ता वाले माहे पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, तो अक्टूबर 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज के एक सेनापति कर्नल वेली को हराकर औरकोट पर कब्जा कर लिया। तो अक्टूबर 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेज सेनापति कर्नल वेली को हराकर कर्नल वेली औरकोट पर अधिकार कर लिया। याद रखेंगे, उसके बाद सर आयरकुट ने 1781 ईस्वी में, वही सर आयरकुट है किसके साथ युद्ध हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ। याद रखेंगे, तो सर आयरकुट ने 1781 ईस्वी में हैदर अली को पोर्टो नोवा में पराजित किया। याद रखेंगे कि इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा में हैदर अली को सर आयरकुट ने पराजित कर दिया। लेकिन एक साल बाद 1782 ईस्वी में हैदर अली ने 1782 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित किया। लेकिन इस विजय के दौरान भी जब हैदर अली कर्नल ब्रेथवेट को पराजित करता है, अंग्रेज का एक कर्नल था कर्नल ब्रेथवेट, तो 1782 ईस्वी में हैदर अली कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर दिया। लेकिन इस विजय के दौरान यह
घवाहिल हो गया, इसको कई घाव हो गए और इसी कारण इसे कैंसर हो गया। तो इसी घाव के कारण कई घाव लगे हैदर अली को और इसी घाव के कारण हैदर अली को कैंसर हो गया। तो 7 सितंबर 1782 ईस्वी को इसी कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो 7 सितंबर 1782 ईस्वी को इसी कैंसर के कारण हैदर अली की मृत्यु हो गई। लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मेन युद्ध बाकी था। क्योंकि इसका एक सबसे पराक्रमी पुत्र था, इसका एक सबसे पराक्रमी पुत्र था। 8 सितंबर 1782 ईस्वी को इसके मरने के अगले ही दिन इसका सबसे पराक्रमी पुत्र 8 सितंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली का सबसे योग्य और पराक्रमी पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का नया शासक बना। याद रख। तो 7 सितंबर 1782 ईस्वी को कैंसर के कारण जब हैदर अली की मृत्यु हुई, तो 8 सितंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली का सबसे योग्य एवं पराक्रमी पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का नया शासक बना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीपू सुल्तान के बारे में कई सीरियल भी बने हैं। तो टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का सबसे योग्य एवं पराक्रमी पुत्र था, मरने के अगले ही दिन, हैदर अली के मरने के अगले ही दिन यह मैसूर का नया शासक बन गया। 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यू और उसके सैनिकों को पराजित किया गया। तो 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान कमान संभालते ही ब्रिगेडियर मैथ्यू और उसके सैनिकों को पराजित कर दिया। 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकाटे के अनुरोध पर एक संधि हुई, जिसे मंगलूर की संधि कहा जाता है। इसे मैंगलोर की संधि भी कहा जाता है। मैंगलोर की संधि या मंगलूर की संधि। तो 1784 ईस्वी में लॉर्ड मैकाटे के अनुरोध पर मैंगलोर की संधि के, जिसे मैंगलोर की संधि भी कहा जाता है, यह मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो मद्रास की संधि। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो मैंगलोर या फिर जिसे मंगलूर कहते हैं उसकी संधि हुई। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769 ईस्वी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड वेरेलास्ट, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक था। जबकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था भारत में, तो वारन हेस्टिंग्स, जो 1772 से 1785 ईस्वी तक यहाँ पे गवर्नर था। हम लोग एक एक गवर्नर और गवर्नर जनरल इन सब के बारे में एक डिटेल में पढ़ेंगे आगे सेपरेट वीडियो में। तो ये तो था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रखेंगे। तो हैदर अली ने कर्नल वेली को हराया और ऑरकॉट पर कब्जा किया अक्टूबर 1780 में। 1781 में सर आयरकुट ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित किया, लेकिन इसमें उसे घाव लग गया, काफी गंभीर घाव, और कैंसर हो गया। और 7 सितंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके अगले ही दिन 8 सितंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली का सबसे योग्य और पराक्रमी पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का नया शासक बनता है। और शासक बनने के साथ ही 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने ब्रिगेडियर मैथ्यू और उसके सैनिकों को पराजित कर दिया। और उसके अगले ही साल लॉर्ड मैकाटे ने
दोनों के बीच हस्तक्षेप किया और उसी के अनुरोध पर 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई, जिसे मंगलूर की संधि भी कहा जाता है, और यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में एक बार देख लें कि टीपू सुल्तान जो था उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल ले लें। सबसे पहले कि 1761 से 1769 तक, 1782 तक कौन रहता है शासक? हैदर अली। उसके मरने के बाद टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर का शासन रहता है। टीपू सुल्तान का शासन कब तक रहता है? तो 1782 से 1799 ईस्वी के बीच। टीपू सुल्तान ऐसा पहला शासक था जिसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया। तो टीपू सुल्तान पहला ऐसा शासक था जिसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किया, अर्थात दूतावास बनाया। इस टीपू सुल्तान ने नेपोलियन का पत्राचार किया तथा अरब, काबुल, तुर्की और उसके बाद मॉरिशस, इन सभी क्षेत्रों में अपना दूत भेजा। तो नेपोलियन का पत्राचार किया और अरब, काबुल, तुर्की, मॉरिशस, इन सभी क्षेत्रों में अपना दूत भेजा। मैसूर के श्रृंगेरी मंदिर में माता शारदा की मूर्ति स्थापित की। तो टीपू सुल्तान ने मैसूर के श्रृंगेरी मंदिर में माता शारदा की मूर्ति स्थापित की। याद रखेंगे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के तर्ज पर एक कंपनी बनाने की सोची, एक कंपनी बनाने की सोची, जिस प्रकार अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर एक कंपनी का निर्माण करने का विचार किया। याद रखेंगे, आधुनिक कैलेंडर, सिक्का ढलाई, इन सभी की तकनीक, माप तौल की आधुनिक पैमाना, नौसेना बोर्ड, इन सभी का इसने गठन किया। इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है कि भारत में नौसेना बोर्ड का गठन किसने किया? तो टीपू सुल्तान ने। आधुनिक कैलेंडर का भी इसने गठन किया। सिक्का ढलाई की नई तकनीक का इसने विकास किया। याद रखेंगे, आधुनिक कैलेंडर, सिक्का ढलाई की नई तकनीक, माप तौल की आधुनिक पैमाना और नौसेना बोर्ड का गठन किया किसने? तो टीपू सुल्तान ने। नौसेना बोर्ड का गठन करके मैंगलोर, मुलीदाबाद, दाजिदाबाद और पोत निर्माण घाट अर्थात डोगयार्ड का निर्माण किया। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। तो नौसेना बोर्ड का गठन करके मैंगलोर, मुलीदाबाद, दाजिदाबाद, इन सभी में पोत निर्माण घाट अर्थात डॉगयार्ड का भी निर्माण किया। किसने? टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए अर्थात अंग्रेजों को भगाने के लिए फ्रांस, तुर्क, अरब, रूस और अफगानिस्तान, इन सभी से संपर्क स्थापित किया। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। अंग्रेजों को भगाने के लिए फ्रांस, तुर्क, अरब, रूस, अफगानिस्तान, इन सभी क्षेत्रों से टीपू सुल्तान ने संपर्क स्थापित किया। विज्ञान एवं तकनीक का अग्रदूत माना जाता है। तो टीपू सुल्तान को विज्ञान एवं तकनीक का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि इसने फ्रांसीसियों के सहयोग से जैकोबिन क्लब को स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैकोबिन क्लब का निर्माण किसने किया? तो टीपू सुल्तान ने। विज्ञान एवं तकनीक के अग्रदूत माना जाता है टीपू सुल्तान को। तो किसके सहयोग से? फ्रांसीसियों के सहयोग से। याद रखेंगे, रॉकेट तकनीक का विकास किया, रॉकेट तकनीक का विकास किया टीपू सुल्तान ने। और
सेरीकल्चर तकनीक की भी उसने शुरुआत की। सेरीकल्चर अर्थात जिसके अंतर्गत हम लोग क्या जो रेशम के कीट का पालन करते हैं, सेरीकल्चर, तो इस तकनीक की भी शुरुआत की। कब की? तो 1797 ईस्वी में। तो 1797 ईस्वी में रॉकेट तकनीक और सेरीकल्चर तकनीक की भी शुरुआत की। किसने? तो टीपू सुल्तान ने, याद रखेंगे। और फ्रांसीसियों के सहयोग से जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की, रॉकेट तकनीक का विकास किया। और इसी कारण टीपू सुल्तान को विज्ञान एवं तकनीक का अग्रदूत माना जाता है। टीपू सुल्तान के समय जो भूमि कर था वह कितना लिया जाता था? तो 1/3 से 1/2 लिया जाता था। कुल उपज का 1/3 या फिर 1/2 भाग लिया जाता था, जो भूमि की उर्वरता एवं सिंचाई की सुविधाओं पर निर्भर होता था। तो अगर भूमि पर उर्वरता और सिंचाई ज्यादा होती थी तो उस कंडीशन में 1/3 भाग लिया जाता था। लेकिन जब भूमि की उर्वरता और सिंचाई और साथ ही साथ उपज कम होती थी तो कुल उपज का 1/2 भाग लिया जाता था, याद रखेंगे। पुरानिया और कृष्णा राव टीपू सुल्तान के 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे। तो टीपू सुल्तान के 2 प्रमुख हिंदू मंत्री थे, एक का नाम था पुरानिया और दूसरे का नाम था कृष्णा राव। टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात करने वालों में कमरुद्दीन, मीर सादिक तथा पुरानिया था। तो टीपू सुल्तान के कुछ विश्वासघाती भी थे, जैसे कि कौन कौन विश्वासघात करने वालों में थे? तो एक का नाम था कमरुद्दीन, दूसरे का नाम था मीर सादिक और तीसरे का नाम था पुरानिया। टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू का ज्ञाता था। तो याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू का ज्ञाता था। फ्रांस से बहुत प्रभावित होकर अपने आप को टीपू सुल्तान क्या कहता था? तो नागरिक टीपू कहता था। तो फ्रांस से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपने आप को नागरिक टीपू कहता था, याद रखेंगे। फ्रांस के क्रांतिकारी संगठन जैकोबियन क्लब की सदस्यता ली, याद रखेंगे। यह चीज अभी हमने बता दिया कि यह जो जैकोबियन क्लब क्या था? तो फ्रांस का एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसने सदस्यता हासिल कर ली। किसने? टीपू सुल्तान ने, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टम को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टम को, यह पूछा गया है। और श्रीरंगपट्टम में फ्रांस के सहयोग से इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। तो श्रीरंगपट्टम में ही टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, याद रखेंगे। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की। कहां पे? श्रीरंगपट्टम में। तो 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह अर्थात बादशाह। 1787 ईस्वी में इसने पादशाह अर्थात बादशाह की उपाधि धारण की। कहां पे? तो श्रीरंगपट्टम में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह कब तक चला? तो 1790 से 1792 ईस्वी के। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक चला। इस समय भारत के गवर्नर कौन थे? अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1792 ईस्वी तक भारत के गवर्नर थे। तो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इतना याद रखें कि उस समय भारत में लॉर्ड कर्नवालिस का शासन था, जो 1786 से 1792 ईस्वी तक शासन रहा।
इसी के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण था कि टीपू सुल्तान ने विभिन्न आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने में सफलता प्राप्त की। तो अभी हमने देखा कि क्या कौन कौन से इसने सुधार किए हैं। तो सेरिकल्चर तकनीक, रॉकेट तकनीक से उस और साथ ही साथ माप तौल की आधुनिक पैमाना, नौसेना बोर्ड, सिक्का ढलाई, आधुनिक कैलेंडर, तो इन सभी चीजों का इसने विकास किया। विज्ञान एवं तकनीक का विकास किया। जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली। तो टीपू सुल्तान ने विभिन्न आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की। इसी के कारण अंग्रेजों, निजाम तथा मराठों को भय उत्पन्न हो गया। भय उत्पन्न हो गया कि यह तो काफी आगे बढ़ रहा है, इन्हें हटाना काफी जरूरी है। और इसी कारण अंग्रेजों, निजाम तथा मराठों के बीच एक संधि हुई, जिसे क्या कहा जाता है? तो त्रिगुट संधि कहा जाता है। त्रिगुट संधि 1787 ईस्वी में फ्रांस एवं तुर्की में टीपू सुल्तान के द्वारा दूत भेजकर उसकी मदद करने की प्रयास की गई। याद रखेंगे। तो 1787 ईस्वी में फ्रांस एवं तुर्की में टीपू सुल्तान ने क्या किया? दूत भेजा। किस लिए? तो फ्रांस एवं तुर्की की सहायता करने के लिए। 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान के द्वारा अपने पड़ोसियों, खास करके त्रावणकोर में राजा की सीमा में अपने क्षेत्र का विकास किया गया। तो 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने पड़ोसियों, खास करके त्रावणकोर की राजा की सीमा में सेना को भेजकर उसके क्षेत्र का विकास किया, क्योंकि त्रावणकोर का जो राज्य था वह अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था, जिससे अंग्रेज असंतुष्ट हो गए। याद रखेंगे। तो 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने पड़ोसियों, खास करके त्रावणकोर के राजा की सीमा में अपने क्षेत्र का विकास कर लिया। तो इससे नाखुश होकर अंग्रेजों ने क्या किया? तो युद्ध आरंभ कर दिया, क्योंकि जो त्रावणकोर का राजा था वह अंग्रेजों का सहयोगी राजा था। याद रखेंगे। 1790 ईस्वी में मराठों तथा लॉर्ड कर्नवालिस के बीच एक मैत्री संधि हुई। कब? 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1790 ईस्वी को मराठों और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच एक मैत्री संधि हुई। याद रखेंगे। तो यह कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब इसके क्या परिणाम निकले? तो इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम निकला कि टीपू सुल्तान के द्वारा 1790 ईस्वी में मेजर जनरल मेडोज को पराजित किया गया। तो टीपू सुल्तान ने 1790 ईस्वी में मेजर जनरल मेडोज को क्या किया? तो पराजित किया। जनवरी 1790 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने सेना का स्वयं संचालन किया। याद रखेंगे। जब यह हावी होने लगा, कौन? तो टीपू सुल्तान, तो जनवरी 1790 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने सेना का स्वयं संचालन करना प्रारंभ कर दिया। 1792 ईस्वी में कर्नवालिस के द्वारा श्रीरंगपट्टम पर विजय प्राप्त की गई। तो 1792 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टम पर विजय प्राप्त कर लिया। याद रखेंगे। अब 18 मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। 18 मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टम की संधि हुई, जिसमें युद्ध की क्षति में टीपू सुल्तान को 1794 ईस्वी में 3 करोड़ रुपया देना पड़ा तथा राज्य का आधा हिस्सा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों को देना पड़ा। याद रखेंगे। इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? अंग्रेजों ने तथा टीपू सुल्तान और निजाम ने मिलकर। तो एक तरफ अंग्रेज और दूसरे तरफ टीपू सुल्तान और निजाम थे।
तो इन दोनों के विरुद्ध इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो 18 मार्च 1792 ईस्वी को 18 मार्च 1792 ईस्वी को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में 3 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में देना पड़ा। किसे? तो टीपू सुल्तान दिया अंग्रेजों को, साथ ही साथ राज्य का आधा हिस्सा भी अंग्रेजों को देना पड़ा। लेकिन यह तो था संपत्ति, साथ ही साथ यह जो टीपू सुल्तान था उसके 2 बेटे थे, तो उन दोनों बेटों को भी अंग्रेजों के अधीन बंधक के रूप में रहना पड़ा। तो बंधक के स्वरूप अंग्रेजों को, टीपू सुल्तान को 2 बेटों को भी देना पड़ा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कब? 1794 ईस्वी में। अब यह जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके बारे में हम लोग देखें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें 3 करोड़ 30 लाख रुपए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दिए। तो अभी हमने बताया कि हर्जाना के रूप में कितना रुपए देना पड़ा, तो 3 करोड़। तो कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को दिए हर्जाना के रूप में। इस 3 करोड़ 30 लाख रुपए में 3 करोड़ 30 लाख रुपए को टीपू सुल्तान ने 2 किस्तों में दिया, अर्थात 2 किस्तों में 2 बार दिया। याद रखेंगे, 2 किस्तों में। पहली किस्त में कैश के रूप में तुरंत 1 करोड़ 65 लाख रुपए दे दिया। तो पहली जो किस्त थी वह तुरंत दी। कितना? आधा हिस्सा, 1 करोड़ 65 लाख रुपए तुरंत दे दिया टीपू सुल्तान ने। जबकि जो शेष राशि बच गया उसे 3 हिस्सों में करके दिया। याद रखेंगे, जबकि जो शेष राशि था 1 करोड़ 65 लाख, उसे 3 हिस्सों में करके दिया। और राशि देने तक दोनों बेटों को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में बंधक बनाकर रखा। यह फोर्ट विलियम कहां है? तो मद्रास में। तो जब तक बाकी हिस्से नहीं दे दिए इस टीपू सुल्तान ने, तब तक अंग्रेजों ने दोनों बेटों को, टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को फोर्ट विलियम में बंधक बनाकर रखा। याद रखेंगे, मैसूर आर्थिक तथा सामरिक रूप से काफी कमजोर हो गया। तो इसके बाद जो मैसूर का इलाका था वह आर्थिक और सामरिक रूप से काफी कमजोर हो गया। इसके बाद इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। इस विजय के बाद, श्रीरंगपट्टनम की विजय के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यह तो था तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब हम लोग आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ? 1799 ईस्वी में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत पर किसका शासन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था। लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली, तो याद रखेंगे, मैसूर को ही सबसे पहले सहायक संधि के तहत अधीन करता है कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जिसका शासन काल था 1798 से 1805 ईस्वी, तो इसी के समय 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण था कि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों से अपनी शर्मनाक हार तथा अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध के लिए प्रबल इच्छा। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की शर्मनाक हार हो गई थी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे कि 2 बेटों को कब्जा कर लिया गया था, मैसूर को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। तो इसी प्रतिबंध के विरुद्ध टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया। याद रखेंगे, नए गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा टीपू सुल्तान से
उत्पन्न भय को खत्म करने का निर्णय लिया गया। तो नया जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, तो उसने टीपू सुल्तान से उत्पन्न भय को खत्म करने का निर्णय लिया। अब उसने कहा कि इसकी शक्ति तो कमजोर हो चुकी है, अब इसे डरना क्या। तो उसने निर्णय किया कि अब टीपू सुल्तान को ही खत्म कर दिया जाए। और टीपू सुल्तान भी चाहता था कि अपनी शर्मनाक हार का बदला लिया जाए, साथ ही साथ हमारे ऊपर जितने सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका भी बदला लिया जाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ कि 5 मार्च 1799 ईस्वी को स्टुअर्ट के द्वारा सेदा मीर में टीपू सुल्तान की हार हो गई। तो करारी हार हुई। 5 मार्च 1799 ईस्वी को अंग्रेजों का एक सेनापति था स्टुअर्ट, तो उसी के द्वारा सेदा मीर नामक जगह में टीपू सुल्तान की करारी हार हुई। और 27 मार्च 1799 ईस्वी को 27 मार्च 1799 ईस्वी को जनरल हैरिस के द्वारा मालवेली में टीपू सुल्तान की हार हुई। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 जगहों से हार हो गई टीपू सुल्तान की। 5 मार्च 1799 ईस्वी को स्टुअर्ट के द्वारा सेदा मीर में टीपू सुल्तान की हार हुई, जबकि 27 मार्च 1799 ईस्वी को जनरल हैरिस के द्वारा मालवेली में टीपू सुल्तान की हार हुई। तो 2 जगहों से यह हार गया। अब इसके बाद देखिए, मालवेली में पराजय के बाद टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम चला गया। तो जब मालवेली में इसकी करारी हार हुई तो यह कहां चला गया? तो यह श्रीरंगपट्टम चला गया, जहां पर 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, याद रखेंगे। तो मालवेली में पराजय के बाद टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम चला गया, जहां पर 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर के पूर्ववर्ती शासक वंश अडयार वंश के अल्पवयस्क बालक, जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय, उसे राजा बना दिया। और मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली को मार्क्वीस की उपाधि दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मैसूर का पूर्ववर्ती शासक वंश अडयार वंश के अल्पवयस्क शासक कृष्णराज तृतीय को राजा बना दिया गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि टीपू सुल्तान के बाद अडयार वंश का एक अल्पवयस्क शासक, कमजोर शासक कृष्णराज तृतीय को मैसूर का राजा बना दिया। और मैसूर की जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने लॉर्ड वेलेस्ली को एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि? तो मार्क्वीस की उपाधि दी, याद रखेंगे, मार्क्वीस की उपाधि। और इस प्रकार मैसूर को क्या कर लिया गया? तो सहायक संधि के अंतर्गत अपने अधीन कर लिया गया। किसने अधीन कर लिया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बन गया कौन? मैसूर। तो कई बार पूछा गया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मैसूर बना। सहायक संधि को हम लोग आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान का एक कथन था, गिद्धड़ों की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। तो शेर की तरह एक दिन जीना गिद्धड़ों की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है। यह बात किसने कहा? तो टीपू सुल्तान ने कहा था। तो टीपू सुल्तान का कथन था कि गिद्धड़ों की तरह 100 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए, याद रखेंगे। और इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर पर कब्जा हो गया। तो यह तो था आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसके बाद अंग्रेजों का मैसूर पर सबसे पहले कब्जा हुआ। और इसके बाद अंग्रेज अब कब्जा करने कहां चलेंगे? तो महाराष्ट्र की ओर। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
आंग्ल मराठा युद्ध को, पेशवाओं को देखेंगे, शिवाजी को देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ को देखेंगे। तो इसे बार बार सुनते रहें और यह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।